सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार हामिद मीर के मुताबिक इमरान खान के दौरे हुकूमत में फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल जारी रहा है और इमरान खान के हामी ये तासुर दे रहे हैं कि पहली दफा फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल होने लगा है। इमरान खान के हामियों का कमाल यह है कि आजकल वो पाकिस्तान में अपने अलावा किसी दूसरे को मजलूम नहीं समझते। अगर मैं ये कहीं लिख दूं कि 14 साल से लापता दीन मोहम्मद बलोच को बाजियाब किया जाए तो तहरीक इंसाफ वाले गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं डॉक्टर दीन बलोच दहशतगर्द था, इसको छोड़ो, हमारे गिरफ्तार साथियों की बात करो। पाकिस्तान की सियासी तारीख और अपनी क़यादत की चालाकियों से बेखबर तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया कमांडोज को ये मालूम नहीं कि पिछले दिनों इनकी पार्टी के एक सीनियर रहनुमा ने मौलाना फजल रहमान से राब्ता कायम किया और जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुश्तरका महाज बनाने की तजवीज़ दी। मौलाना साहब ने राब्ताकारों को सिखों के कुछ लतीफ़े सुनाकर फारिग कर दिया। मैं ज़ाती तौर पर एक नहीं 3 मुख्तलिफ साहिबान को जानता हूँ जिन्होंने तहरीक इंसाफ और PDM में मसालियत के लिए मौलाना फजल रहमान से राब्ता किया, लेकिन मौलाना पकड़ाई नहीं दिए। मैं सियासी जमातों में हर मौजू पर डायलॉग का हामी हूँ, लेकिन तहरीक इंसाफ की क़यादत को अपने रवैये में तब्दीली लाने की जरूरत है। सबसे पहले तो ये तासुर देना बंद करें कि जो गिरफ्तारियां, मुकदमे और पाबंदियां आज हैं वो पहले कभी नहीं थीं। अगर आज तहरीक इंसाफ पर झूठे मुकदमे कायम हैं तो इन्हें तस्लीम करना होगा कि जब वो हुकूमत में थे तो उन्होंने भी मुखालिफिन पर झूठे मुकदमे बनाए। इन्हें तस्लीम करना होगा कि अगर आज फौजी अदालतें बनाई गई हैं तो माजी में यही काम उन्होंने भी किया, और तहरीक इंसाफ को यह भी मानना होगा कि एक काम जो पहले कभी नहीं हुआ था लेकिन वो काम सिर्फ उन्होंने किया। पहली दफा एक सियासी जमात ने GHQ समेत दीगर फौजी तंसीबात पर हमले का मंसूबा बनाया, पकड़े भी गए और मानते भी नहीं। ये पहली दफा तो नहीं हुआ। फौज के हाजिर सर्विस अफसरान और इनकी बेगमात के खिलाफ कार्रवाइयों की तारीख बहुत पुरानी है। इस किस्म की पहली कार्रवाई 1951 में हुई जब पाकिस्तानी फौज के एक सीनियर अफसर मेजर जनरल अकबर खान और मेजर जनरल नजीर अहमद समेत 15 अफराद को गिरफ्तार किया गया, जिनमें फैज अहमद फैज समेत मेजर जनरल अकबर खान की अहलिया नसीम जहां भी शामिल थीं। फौज के 10 अफसरान और 5 सिविलियंस पर यह इल्जाम था कि उन्होंने 23 फरवरी 1951 को एक खुफिया इजलास मुनक्किद किया जिसका मकसद हुकूमत के खिलाफ मुसल्लह बगावत करना था। इल्जाम लगाया गया कि बागियों ने गवर्नर जनरल ख्वाजा नाज़िमुद्दीन और वजीर आज़म लियाकत अली खान से इस्तीफा लेकर एक अबूरी हुकूमत कायम करनी थी जिसने फौरी तौर पर मुल्क में आम इंतखाबात मुनक्किद कराने थे। यह मुकदमा रावलपिंडी साजिश केस के नाम से मशहूर हुआ। फैज अहमद फैज इस वक्त अंग्रेजी अखबार पाकिस्तान टाइम के एडिटर थे। उन्होंने हमेशा खुद पर लगाए जाने वाले इल्जामात की तरदीद की, लेकिन सितम यह हुआ कि मुसल्लह अफवाज के कुछ अफसरान वादा माफ गवाह बन गए और यूं फैज अहमद फैज समेत दीगर मुल्जमान का दिफा कमजोर हो गया। ये मामला फौजी बगावत का था, लेकिन मुल्जमान के खिलाफ मुकदमा फौजी अदालत में नहीं चलाया गया बल्कि एक 3 रुकनी खुसूसी अदालत में मुकदमा चलाया गया। इस अदालत में जस्टिस अब्दुल रहमान, जस्टिस मोहम्मद शरीफ और जस्टिस अमीरुद्दीन शामिल थे। AK बुरोही सरकारी वकील थे, जबकि बंगाली लीडर हुसैन शहीद सोरवर्दी मुल्जमान के वकील थे। मेजर जनरल अकबर खान 1948 की पाक भारत जंग के हीरो थे। मेजर हसन खान ने गिलगित बल्तिस्तान से डोगरा फौज को निकाला था, इसलिए आम ख्याल था कि इन अफसरान का कश्मीर पॉलिसी पर हुकूमत से इख्तलाफ था। नसीम जहां तहरीक पाकिस्तान की रहनुमा बेगम जहां आरा शाहनवाज की साहबजादी थी। 18 माह के ट्रायल के बाद नसीम जहां को बरी कर दिया गया। फैज अहमद फैज समेत दीगर सिविलियंस को 4 साल कैद और फौजी अफसरान को 12 साल कैद की सजा हुई। 1956 में हुसैन शहीद सोरवर्दी वजीर आजम बने तो उन्होंने तमाम सजा याफ्तगान की रिहाई का हुक्म दे दिया। इन अफसरान को सजा दिलवाने में जनरल अयूब खान के अहम किरदार अदा किया था, लेकिन बादशाह इन्हीं साहिब ने गवर्नर जनरल इस्कंदर मिर्जा की मिली भगत से पाकिस्तान में पहली कामयाब फौजी बगावत की और कुछ अरसे के बाद इस्कंदर मिर्जा को भी फारिग कर दिया। जनरल अयूब खान के जबरो इस्तेदाद के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाले लातादाद सियासतदान, सहाफी और अदीब गिरफ्तार किए गए। इसी दौर में सिंध के मुफ्ताज शायर शेख अयाज को भी गिरफ्तार करके साहिवाल जेल में कैद कर लिया गया। शेख अयाज ने साहिवाल जेल की डायरी में लिखा है कि एक दिन इनकी बेटी जरीना ने रोते हुए अपने बाप से कहा कि बाबा, आप शायरी छोड़ क्यों नहीं देते ताकि आप बार बार गिरफ्तार न हो। शेख अयाज ने अपनी बेटी को तसल्ली दी और कहा कि घबराओ नहीं, जनरल अयूब खान बहुत जल्द तबाह हो जाएगा। जनरल अयूब खान का दौर खत्म हुआ तो याया खान इक्तदार में आ गया। याया खान के खिलाफ नज़में लिखने पर बहुत से शायर और अदीब गिरफ्तार हुए, जिनमें हबीब जालिब सर फहरिस्त थे। हबीब जालिब साहब 19 दफा गिरफ्तार हुए, दोबारा इन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई। उन्होंने आधी जिंदगी जेलों में गुजार दी। जनरल जियाउल हक ने अभी मार्शल लॉ नहीं लगाया था
कि अहमद फराज की एक नज़्म पर वो गुस्से में आ गए। इन दिनों जुल्फिकार अली भुट्टो की हुकूमत अपोजिशन के जलसे जुलूसों के बाइस दबाव में थी। जनरल जियाउल हक ने अहमद फराज को गिरफ्तार किया और फौजी अदालत में मुकदमा चलाने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी। अहमद फराज को अटक जेल भेज दिया गया, लेकिन इस दौरान भुट्टो ने जनरल जिया को अहमद फराज की रिहाई पर आमादा कर लिया। रिहाई के बाद अहमद फराज ने भुट्टो से कहा जनरल जिया पर एतमाद न करें और कुछ हफ्तों बाद जनरल जिया ने मार्शल लॉ लगा दिया। जिया दौर में सियासी कारकुनों और सहाफियों को सिर्फ जेलों में ही नहीं डाला गया, बल्कि फौजी अदालतों से इन्हें फांसियों और कोड़ों की सजाएं भी सुनाई गईं। जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में तो जजों को इनके घरों पर नजरबंद कर दिया गया। काबिल गौर नुक्ता ये है कि फौजी अदालतें सिर्फ फौजी आमिरों के दौर में नहीं बनी, सियासी हुकूमतों के दौर में भी फौजी अदालतें बनाई गईं। ये सिलसिला जुल्फिकार अली भुट्टो के दौरे हुकूमत में शुरू हुआ। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो से 1990 में कहा गया कि कराची और हैदराबाद में फौजी अदालतें बनाई जाएं। उन्होंने इनकार किया तो इनकी हुकूमत बरतरफ हो गई। लिहाजा बाद में आने वाली हर सियासी हुकूमत ने फौजी अदालत बनाई, बल्कि इस मकसद के लिए आईन में तरमीम भी कर दी।